गैंग्स ऑफ वासेपुर की जगह गैंग्स ऑफ बॉलीवुड भी चलता है। पीयूष मिश्रा कौन से गैंग में है और क्या किसी गैंग्स ऑफ बॉलीवुड ने कभी काम छीना आपसे? गदर 2, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, ये मूवी के लिए कोई कहता है कि बहुत अच्छी रिकॉर्ड बिजनेस किया इन्होंने। नसीरुद्दीन शाह कहते हैं समाज के लिए हार्मफुल है। नसीर साहब जो बोलते हैं वो इस कान से सुन के इस कान से निकाल देना चाहिए। क्या बच्चन साहब के साथ या किसी लेजेंडरी एक्टर के साथ काम करते हुए पीयूष मिश्रा देखने में नर्वस नहीं लगते, लेकिन नर्वस हुए कभी सेट? घंटा नहीं हुआ। फिल्म की पार्टी जब अमिताभ बच्चन जी के घर पे हो तो कोई सीन क्रिएट किया था? हाँ, मेरे से बदतमीजी हुई थी। क्या किया था? तो मैं शराब पी गया। सबको मानते हो, अनुराग कश्यप को नहीं मानते? उसको ही मानता हूँ। नहीं, उसके लिए बोल देते हैं अनुराग कश्यप मेरे गले की हड्डी है, ना मेरे थॉट मिलते हैं, ना पॉलिटिकल व्यू मिलते हैं। गले की हड्डी, अरे वो ना निगली जाती है ना उगली जाती है, ऐसी इस तरह की चीज़ है। उसके संबंध ऐसे हैं उसके साथ में। और दोनों में भारी कौन पड़ता है दूसरे को? भारी तो नहीं पड़ता हूँ। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज बड़ा भारत शो में आपका स्वागत है। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उनकी विभिन्न कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। आज जिनसे आपको मिलवा रहे हैं, जिस उम्र में लोग ब्रेक ले लेते हैं उसमें इनको पहला ब्रेक मिला। ये कलाकार भी हैं, कलमकार भी हैं, थिएटर के स्टेज से लेकर फिल्म के सेट तक हमेशा अपना एक बेस्ट शॉट दिया है। एक्टर, राइटर पीयूष जी, आप सिंगर, पोएट, कंपोजर, लिरिसिस्ट, एक इंस्टीट्यूशन अपने आप में। स्वागत करते हैं पीयूष मिश्रा जी का। नमस्ते जी, नमस्ते। 2008 के आसपास आपको बड़ा ब्रेक मिला था मूवी का। यार ऐसा तो मतलब मकबूल बहुत बढ़िया फिल्म थी, लेकिन मकबूल से मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। मकबूल से इरफान को फ़ायदा हुआ, पंकज कपूर जो है वो बड़े सराहे गए। मुझे पता नहीं क्यों, आई डोंट नो स्टिल द रीजंस, लेकिन वो एक अंडर अप्रिशिएटेड परफॉर्मेंस चला गया। अच्छा परफॉर्मेंस था, सब कुछ था, मैं बड़ा सेटिस्फाइड था, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत ही अंडर द बेल्ट परफॉर्मेंस चला गया। गैंग्स ऑफ वासेपुर में मैंने अच्छा नहीं किया मतलब मैंने एक्टिंग की नहीं उसमें। जो मैं अनुराग ने कहा वो मैंने कर दिया। गैंग्स ऑफ वासेपुर से आपके फ़ायदा हुआ, गुलाल से स्ट्रेस फ़ायदा हुआ कि बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिला, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी रही इन सब में से? फिल्म तो फेवरेट कुछ नहीं रही। फिल्म तो जो है मैं करता हूँ और भूल जाता हूँ उसके बाद में। थिएटर या बॉलीवुड, पहली पसंद क्या है? थिएटर। अगर एक गलती या इंसिडेंट को बदलने का मौका मिले तो वो कौन सी गलती है? अल्कोहल। जो प्यार करते हैं वो अच्छा लिखते हैं, जिनका प्यार में दिल टूटता है वो बहुत अच्छा लिखते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में? जो प्यार करते। लाखों लोग आपके फैन हैं, आप किसके फैन हैं? विवेकानंद और भगत सिंह। पीयूष मिश्रा को किस बात पे गुस्सा आता है? अब नहीं आता। ज़्यादा वर्सेटाइल कौन है आपके हिसाब से, मनोज बाजपेयी या पंकज त्रिपाठी? मनोज ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक्टर है वो। रणवीर कपूर या रणवीर सिंह? रणवीर कपूर। सबसे ज़्यादा ओवररेटेड एक्टर कौन है बॉलीवुड में? दम नहीं, लेकिन ऐसे ही नाम चढ़ा रखा है। अब ये तो यार लड़ाई करने की बात कर रहे हो तुम। छोड़ देते हैं, चलिए। सबसे अंडररेटेड एक्टर कौन है? यार बहुत दम है, लेकिन इसका पता नहीं क्यों नाम नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो किसी का नाम आप बताना चाहें? नाम अभी किसी का नहीं मालूम मुझे। तारीफ करोगे? हाँ नहीं, जूनियर्स हैं, बहुत कमाल करेंगे वो। अभी सब स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बहुत आने वाले कल में बहुत कमाल करेंगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर के अनुराग कश्यप या मकबूल वाले विशाल भारद्वाज, बेटर डायरेक्टर कौन है? अनुराग कश्यप, क्योंकि विशाल उस वक्त डायरेक्टर था नहीं। उस वक्त जो बाद में बना वो स्क्रिप्ट उसने कमाल लिखी। स्क्रिप्ट राइटर अगर आप बोलते तो बोलता कि विशाल भारद्वाज। आपके ऊपर कई मीम्स बने, ऐसा कोई मीम जो आपका बड़ा फेवरेट था, मुस्कुराहट आ गई? मीम्स पता नहीं क्या होता, मैं देखे नहीं। मैंने कोई इतने सारे लोगों ने बताया कि मीम्स हैं। एक बगल में चांद होगा बना था, कोई एक ऐसा में खड़ा हुआ था, चांद पर खड़ा हुआ था, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटी, ऐसा कुछ था। तो मैंने वो देखा था, तो मुझे हंसी तो नहीं आई थी, मुझे फूल लगा था मतलब। पीयूष मिश्रा अगर आज 25 साल के होते और किसी एक्ट्रेस के साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आलिया भट्ट। सबसे बढ़िया लिरिसिस्ट आपके हिसाब से कौन रहे हैं? मनोज मुंतशिर, इरशाद कामिल, अमिताभ भट्टाचार्य, स्वानंद खिरकी, प्रसून जोशी? नहीं, बोलना बड़ा, पाँचों बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये बोलना बड़ा मुश्किल है। अच्छा चलिए, एक शब्द में अगर डिस्क्राइब करना है किसी एक्टर को, अमिताभ बच्चन के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? विशाल का। शाहरुख खान के लिए? चाम। नेपोटिज्म क्या आज बॉलीवुड का पार्ट है? यस नो? हाँ, क्यों नहीं है ना। कास्टिंग काउच, ये कितनी रियलिटी है? यार मैंने देखी नहीं, मैंने सुना बड़ा उसके बारे में, क्योंकि मुझे तो किसी ने प्रपोज किया, लड़की हूँ नहीं मैं, तो मैंने कभी देखी नहीं। मैंने सुना बहुत है उसके बारे में, होगी, पक्का होगी। साउथ ज़्यादा अच्छी मूवी बना रहा है या बॉलीवुड? अरे साउथ बिल्कुल यार। गुलाल या गैंग्स ऑफ वासेपुर? गुलाल ऐसी कोई खास पसंद नहीं आई थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर? गैंग्स में मेरा परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया था मुझे। हुस्ना या आरंभ है प्रचंड? अब ये अगेन जो है पंगा है सारा, मतलब दोनों पसंद हैं। दो मैं तो इतना चढ़ चुका हूँ कि इन दोनों गानों को गाना नहीं चाहता, मैं इतना चढ़ चुका हूँ गा के। तो अब मैं जो है आपका डिस्पाइज दी सॉन्ग्स। एक्टिंग या राइटिंग? एक्टिंग है
पीयूष मिश्रा, अगर आप फिल्मों में नहीं होते तो क्या करते? अरे शराब पी के मर गया होता यार अब तक। पीयूष जी को आज सबसे ज़्यादा हंसाता या खुश क्या करता है? यार मुझे अपनी बीवी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको इतना परेशान किया अपने शराबी फेज़ में, इतना दुखदाई इतना। अल्कोहलिक हैज़ गॉट अ नैक ऑफ हैविंग गुड वाइफ्स। हर अल्कोहलिक की बीवी बड़ी अच्छी होती है, वो संभालती है उसे। तो पिछले जो है लगातार साल इतने ख़राब गए हैं उसके कि अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आउटडोर शूटिंग भी नहीं लेता इस चक्कर में कि वो अकेले रह जाएगी। पीयूष मिश्रा, अब ऐसा कोई आपका सपना बाकी रह गया यार, ये मुझे करना था, अभी छूट गया? नहीं यार, अभी क्या मतलब, कर लिया, खूब कर लिया मैंने, खूब कर लिया, क्या ऐसा। चलिए ये बताइए, अनकन्वेंशनल आप हैं। मनोज मुंतशिर कहते हैं मेरे गाने मेरी लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड रहे हैं। आपके गाने भी यूनिक अनकन्वेंशनल रहे, जैसे हुस्ना, आरंभ है प्रचंड या एक बगल में चांद होगा। इन लिरिक्स के पीछे क्या पीयूष जी की कोई कहानी है? थी यार, कोई कहानी से पता नहीं क्या साला कहानी बना देगी खामा। मैं तो जब मैं कुछ नहीं था तब मेरे ज़िंदगी में कुछ नहीं था, मतलब आपके मेरी हर चीज़ ऑर्डिनरी थी। जब मैं कुछ बन गया तो मेरी हर चीज़ में मिस्ट्री खोज लेगी। एक बगल में चांद होगा, एक बगल हुस्ना, घर, ये सब मेरे थिएटर के गाने थे, प्लेस के गाने थे। घर जो है लिखा गया था, कंपोज किया गया था 1992 में। ये 30 जनवरी 1995 में परफॉर्म हुआ था हुस्ना, लेडी श्री राम कॉलेज में। 1996 में आपके ये हुआ था, एक बगल में चांद, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियाँ, मैंने लिख दिया था। अब लिख दिया, उसके बाद में किसी ने देखा नहीं वो। उसके बाद में 1996 से लेकर जो सफ़र हुआ 2012 तक का सफ़र, जब ये आ गई थी गैंग्स ऑफ वसेपुर। गैंग्स में ले लिया इसने, अनुराग ने मेरे सारी अच्छी चीज़ों को वो ले जाता है दबोच के, उस ले लिया, बन गया। अब बन गया, गाना हिट हो गया, तो अब उसके बारे में पूछते हैं कि सर इसमें क्या फ़िलासफ़ी थी कि एक बगल में चांद भी होगा और रोटियाँ भी होंगी और साली विशिष्टियाँ भी होंगी। अरे बोलता मैं कुछ नहीं किया था यार, मैंने कुछ नहीं किया था, ऐसे लिख दिया था। ये सारे गाने 2 दिन के खेल थे, 2 दिन में एक गाना लिख देता हूँ। तो मैंने कहा लिख दिया था ऑर्डिनरी, नहीं आप बताओ सर, नहीं इसमें कुछ मिस्ट्री तो है, आपने बड़ा भयंकर रहस्यवाद है इसमें। तो फिर मैंने कहा अब तुम सुनो, मैं बताता हूँ। फिर मैंने अपनी आपके मतलब टिपिकल एक्टर होता है ना, अब मैं इमेजिन किया, फिर मैं डूब गया, फिर मैं यहाँ चला गया, फिर बकवास करता हूँ मैं। वो मान भी तब मानते हैं वो लोग, तब मानते हैं कि हाँ यार अब कुछ बात हुई, कि हाँ यार आपने ये इतनी इसके बारे में बतलाया, तो अब। नहीं तो ये बताइए पीयूष मिश्रा, जब मूवी जाते हैं कोई करने के लिए, तो आप अपना बिल भरने के लिए, जो घर के बिल होते हैं, या अपना दिल भरने के लिए कैसे डिसाइड करते हैं? तो नहीं जाता दिल भरने के लिए, मैं थिएटर करता था दिल भरने के लिए। मूवी तो बिल भरने के लिए जाता हूँ मैं किचन चलता है, मतलब मूवी मेरा पैशन नहीं रहा कभी, जैसे अनुराग का रहा, इम्तियाज़ का रहा, विशाल का रहा। या अनुराग कश्यप जी से क्या हल्की हल्की लड़ाई होती रहती है आपकी? अरे वो तो होती है, मतलब वो है, मतलब ऐसा बंदा है जो मेरी सारी बातें बल्कि मैं उसके बारे में बहुत, मैंने जितना बोला है उतना उसमें बेचारे ने कभी नहीं बोला मेरे बारे में। तो मैंने बोला है उसको, उसकी गंदी बातों की वो हमेशा सुनता है। उसकी खास बात ये है कि मुझे मेरी बातें सुनता है। तो मुझे बोलने के बाद में मुझे शर्म आ जाती है कि यार इतना बोल गया मैं, उस बेचारे ने सुन लिया। उसको बहुत बुल जाता हूँ मैं, उससे बहुत दिल लड़ा हुआ है और अड़ा हुआ है। उसकी बहुत सारी बातें मैं सहन भी करता हूँ, उसकी बहुत सारी बातें मैं वो, और ये भी मानता हूँ कि जीनियस तो है वो उल्टा सोचता है, मतलब वो पिक्चरें चलती हों या नहीं चलती हों, लेकिन जो चली हैं वो बड़ी ख़तरनाक चली। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ए.आर. रहमान कहते हैं मेरी क्रिएटिविटी, मेरी इमेजिनेशन रात को आती है। जुबिन नौटियाल कहते हैं मेरी पहाड़ों में आती है, मैं वहाँ गाता हूँ पहाड़ों में। आप कहते हैं मेरी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी गुस्से से आती है। ये किस बात का गुस्सा और गुस्से से कैसे होता है? पहले था ये डिसऑर्डर एंड जीनियस। पहले मैं उसे बड़ा मानता था। विदेश का एक कथन है कि डिसऑर्डर एंड जीनियस, जो भी डिसऑर्डर होता है वही जीनियस होता है। पहले था कि बिना शराब पी लिख नहीं सकते, बिना शराब, जबकि पीने के बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन वो दौर चलता रहे। मतलब ऐसा है वहाँ पर इंडस्ट्री में कि जब तक आप गांजा, चरस या शराब का सेवन नहीं करें तब तक आप जो है मतलब कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। दिल नहीं टूटे तो आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये सब है। लेकिन आज की तारीख मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया क्रिएटिविटी तब होती है जब ज़िंदगी सरल हो, ज़िंदगी मधुर हो, ह्यूमिलिटी हो आपके अंदर, हर बंदा आपको एक्सेप्ट कर रहा है, हर बंदे को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें निकलती है क्रिएटिविटी ज़बरदस्त। और उसके बाद में कुछ क्रिएट करने की इच्छा भी नहीं होती। आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि मेरा काम कम हो गया, और आज की तारीख में मेरी ज़्यादा क्रिएट करने की इच्छा नहीं होती कि जो है पहले था कि साबित कर दो। अब साबित करने की इच्छा नहीं है।
अब साबित करने की इच्छा नहीं है कि वो पूछने आप लेफ्टिस्ट हो, मैं बोलता हूँ हाँ, आप राइटिस्ट हो, मैं तो हाँ, आप मोदी को मानते हो, मैं हाँ, राहुल को मानते हो, मैं हाँ, आज जो बोलता है मैं तो हाँ, मैं सबको मानता हूँ। बोलो सबको मानते हो, अनुराग कश्यप को नहीं मानते। उसको ही मानता हूँ, उसको नहीं, उसके लिए बोल देते हैं अनुराग कश्यप मेरे गले की हड्डी है, ना मेरे थॉट्स मिलते हैं, ना पॉलिटिकल व्यू मिलते हैं। हाँ, उससे नहीं आप कहते हैं जिंदगी मधुर सरल होनी चाहिए, लेकिन आपका सबसे अच्छा काम उनके साथ किया, गुलाल गैंग्स ऑफ हाँ, वही वासेपुर, तो ब्लैक बोल रहा फ्राइडे। हूँ। उसके साथ साल छमासों में अभी तो मैं उसकी फिल्म को म्यूजिक कर रहा हूँ, उसके म्यूजिक को रिलीज कर रहा हूँ, वो भी चुके बल्कि। पर दोनों में भारी कौन पड़ता है एक दूसरे पे? भारी तो मैं ही पढ़ता हूँ। वाह भाई, छोटा है, मेरे से छोटा है साला। ये जो है ये सब पर भारी पड़ता हूँ मैं। ये जितने मेरे छोटे हैं, ये इम्तियाज़ अली हो गया, रणबीर कपूर हो गया, अनुराग कश्यप हो गया, ये सब जो है आफ्टर ऑल जूनियर है यार मुझसे, तो मैं भारी पड़ जाता हूँ इन पर। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि मैं सबको हाँ बोलता हूँ, तो खाली अनुराग कश्यप को ना क्यों बोलते हैं? हाँ बोलता हूँ ना। आप बोल देते हैं कि मेरे गले की हड्डी है ये, ऐसा कहा आपने? हाँ, ऐसा तो गले की हड्डी, अरे वो ना निगली जाती है ना उगली जाती है, ऐसी इस तरह की चीज़ है, उसके संबंध ऐसे हैं उसके साथ में। कोई पॉलिटिकल व्यूज़ नहीं है, मॉरल व्यूज़ नहीं है। मैं बोलता हूँ तू ऐसी फिल्म बनाता है जो समाज के गले नहीं उतरती, तू इतना खून और इतना वायलेंस और इतना सेक्स क्यों दिखाता है, वो जवाब ही नहीं देता, वो चुप हो जाता है। अब मैं ही हार गया ना, जवाब नहीं दिया उसने तो मैं हार गया। तो ऐसी जो है, लेकिन उसके साथ मिलता हूँ, आपके साल 6 महीने में एक बार मिला, एक सिगरेट पी, एक कॉफ़ी पी, बात खत्म हो गई। 15 मिनट के बाद में हम एक दूसरे का मुंह ताकते नजर आते हैं। अब क्या करें? तो क्या तू जा, मैं भी चलता हूँ, निकलता हूँ, बात हो ही नहीं पाती उससे। लेकिन जब काम आता है तो मतलब वो मैं जो करता हूँ ना, मेरे काम को एक्सेप्ट करने वाला वो इकलौता बंदा है। मेरे म्यूजिक, आई एम नॉट अ सीजन म्यूजिक डायरेक्टर। मेरे गुलाल के बाद में कितने म्यूजिक किए मैंने, 3-4 पिक्चरों के, नोबडी। पर आपका आरंभ है प्रचंड। आज हमारे को फाउंडर बता रहे थे सुबह उनकी शुरुआत होती है उससे। बहुत लोगों की होती है, लेकिन आपके अनुराग इज द ओनली टेकर। अनुराग ने मुझे कारण दिए लिखने के कि आप पीयूष भाई ये लिखोगे, ये किसके पीछे ये कारण है। बहुत राणा जी, एक गाना था राणा जी और बीड़ो दूजी थाली का, बड़ा ये जो लोगों को लगा आइटम सॉन्ग लिखता हूँ मैं। लोग इसके बाद गुलाल के बाद मेरे पास में आए कि आप हमारे लिए आइटम सॉन्ग दे दीजिए। तो मैंने कहा भाई इन गानों के पीछे उसने मेरे को रीज़न दिए थे, कारण दिए थे, बाकायदा कारण दिए थे। मतलब वो आप में से अच्छा टैलेंट निकाल लेते हैं बाहर। अरे सूत के निकालता। ये बताइए, गदर 2, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, ये मूवी के लिए कोई कहता है कि बहुत अच्छी है, रिकॉर्ड बिजनेस किया इन्होंने। नसीरुद्दीन शाह कहते हैं समाज के लिए हार्मफुल है। अनुपम खेर कहते हैं कि बहुत बढ़िया मूवी। क्या बात करते हैं आप, कैसी बात करते हैं आप? पीयूष मिश्रा कहते हैं मैं सब तरफ खड़ा हूँ। जरा हमको ईमानदारी से बताइए आप किस तरफ खड़े हैं? क्यों, मतलब मैंने ऐसा कहाँ के सब तरफ खड़ा? अभी तो आपने कहा कि मोदी के साथ भी हूँ, राहुल के साथ भी हूँ। नसीर साहब जो बोलते हैं वो इस कान से सुन के इस कान से निकाल देना चाहिए, है ना। बहुत दो टूक बात। मैं अल्कोहलिक तौर पर मैं एज ए सब्सटेंस यूज़र, मुझे मालूम है कि आप अल्कोहलिक ले रहे हैं, केमिकल ले रहे हैं, और आप ये भी क्लेम कर रहे हैं कि आपके दिमाग पर कोई असर नहीं हो रहा। तो इसका मतलब या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आप सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आप ले रहे हैं सब्सटेंस, इसका मतलब है कि आप पर असर होता है। तो नसीर साहब सॉल्ट से बड़ा एक्टर है, बड़े आदमी हैं, सीनियर है मेरे, लेकिन जो है अगर आप केमिकल ले रहे हैं तो आप पर असर होगा और आपके मुंह से अनर्गल प्रलाप निकलेंगे। तो उनके ऊपर असर हुआ है? बिल्कुल हुआ है, जैसे कि मेरे ऊपर हुआ था। लेकिन मैंने उसकी थेरेपी ली बाकायदा, थेरेपी ली। उनने ली कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने बाकायदा ली और आज इस मुकाम पर हूँ कि मेरे मुँह से आज अच्छे सही अल्फाज निकलते हैं। कई एक्टर्स के साथ आपने काम किया, अमिताभ बच्चन के साथ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, हर तरह के, नसीरुद्दीन शाह के साथ, सब तरह से काम किया आपने। पर क्या बच्चन साहब के साथ या किसी लेजेंडरी एक्टर के साथ काम करते हुए पीयूष मिश्रा देखने में नर्वस नहीं लगते, लेकिन नर्वस हुए कभी सेट पे? घंटा नहीं हुआ, मैं नहीं हुआ। क्या नर्वस, क्या नर्वस किस बात के लिए हुआ जाए यार। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। वो भी काम करके आए, हम भी काम करके आए, खूब काम करके आए, हम खूब काम करके आए। और ऐसा नहीं है कि जो काम करके आए तो हम आपके सर से सच्चा टकराएं कि आओ देखो हम काम करके आए, हमसे सच्चा टकराओ। नहीं, सादगी से बोल रहे हैं भाई हम काम करके आए। और आपके डायलॉग, अमिताभ बच्चन के साथ काम करते हुए मुझे मालूम था उनके बारे में, आपके बहुत पंक्चुअल हैं टाइम के और वक्त पर आते हैं, लाइन्स बहुत रिहर्सल करते हैं। तो आई मेड अ पॉइंट कि मैं उनसे पहले सेट पर पहुंच जाऊं। 15 दिन की शूट थी वो पिंक की, 15 दिन स्टूडियो में था। हमेशा उनसे जो है पहले सेट पर पहुंचा, उनसे पहले तैयार हुआ, उनसे पहले मेकअप करवा के, उनसे पहले सेट पर पहुंच के मैं डायलॉग पढ़ता पाया हमेशा। वो तीसरे दिन उन्होंने पूछ लिया कि पीयूष जी आप क्या हो, आप हो क्यों, क्या हो, मतलब मुझसे पहले तो कोई आया नहीं आज तक, तो मैं उनसे पहले पहुँच जाया करता था। तो बाकी जो है वो गिव एंड टेक तो उनका है ही है भाई। आपके मतलब विशाल का एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब आपके विशाल का एक्टर है एक्चुअली। कद काठी उनकी 6 फीट की, और वो जो आवाज़ है उनकी, उसके हिसाब से उनके साथ काम करने से पहले उनके ऑरा से बचना ज़रूरी है।
और उसके बाद में फिर आपका परफॉर्मेंस बाद में आता है, उनके ऑरा से बच जाओ पहले, तो उनके ऑरा की इज्जत करो, बस बाकी खत्म हो गया उनसे। नहीं तो आप उनसे पहले पहुंचना, ये उनके ऑरा से बचने का तरीका माना जाए, या कि आप उनके ऑरा का प्रभाव था कि नहीं यार इनसे पहले पहुंचना है मुझको? प्रभाव नहीं था उनके बारे में, सुना था मैंने कि ऐसी सी बात है, तो उनसे पहले पहुंचकर। ये पिंक मूवी की बात है। पिंक की बात, पिंक में तो आपने कोर्ट की बहस भी करी उनके साथ। कोर्ट की बहस ही करी थी। हाँ, तो इस फिल्म में की पार्टी जब अमिताभ बच्चन जी के घर पे हो तो कोई सीन क्रिएट किया था आपने? हाँ, मेरे से बदतमीजी हुई थी। क्या किया था? वो मैं शराब पी गया था साला, और उसके बाद पता नहीं क्या, मैं बकवास है साला। फिर भी अरे ये शराब पीने के बाद में क्या बदतमीजी की जिक्र करें, मतलब आपकी हो जाती हैं कई बार बदतमीजियाँ। तो शराब पीना अपने आप में, जब मुझे मालूम है कि मैं अल्कोहलिक हूँ, जब मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा पी जाऊँगा, तो मुझे नहीं पीनी चाहिए। वहाँ पर सब हैं, जया जी भी हैं, उनकी बहू भी है, उनका बेटा, उनके बेटे के साथ मैं काम कर चुका था झूम बराबर झूम में, तो बड़े अच्छे रैपो था उनके साथ में। जया जी ने परफॉर्मेंस देखे हुए थे मेरे, बच्चन साहब तो थे ही थे, उनके साथ काम करके चुके थे, तो इसलिए जो है वो मेरी बदतमीजी थी। मतलब बोल रहा हूँ ना, वो उस वक्त जो है ध्यान नहीं रहता था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, पीने के बाद में। तो लोगों ने मुझे समय पर जो है, बदतमीजी नहीं कर पाया मैं, लोगों ने समय पर जो है मुझे बाहर निकाला और समय पर ऑटो में बिठाया और मुझे रवाना किया। फिर बाद में सुबह स्टेटमेंट आई कि पीयूष मिश्रा जैसा महान कलाकार कल ऑटो में भी बैठा हुआ पाया गया, ऑटो में जाता हुआ पाया गया। देखो इतना सादा है, इतना सिंपल है। अरे मैं कहूँ, मैं मेरे से पूछ लो, मैं ऑटो में घूमता हूँ, मेरे घर में गाड़ी है अर्टिगा, लेकिन आई नेवर ट्रैवल इनटू माई हेट ड्राइविंग, मैं ऑटो में घूमता हूँ। तो उसमें यही है, मतलब आपके जब आप बड़े कुछ बन जाते हैं तो आपका हर काम जो बड़ा बन जाता है। आप कोई भी काम करते हैं तो उसको बड़प्पन से लिया जाता है कि यार क्या बंदा है। अगले दिन माफी मांगी बच्चन साहब से? मिलने का मौका ही नहीं मिला उसके बाद में। ये गैंग्स ऑफ वासेपुर के पीयूष जी से हम पूछते हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म थी, वो रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ है एक तरह से, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, पर जो रियल लाइफ है गैंग्स ऑफ वासेपुर की जगह गैंग्स ऑफ बॉलीवुड भी चलता है। अब प्रियंका चोपड़ा, तापसी पन्नू, विवेक अग्निहोत्री, मल्टीपल गैंग्स हैं, बड़े साहब का भी है गैंग जो, तो धर्मा प्रोडक्शन। पीयूष मिश्रा कौन से गैंग में है, और क्या किसी गैंग्स ऑफ बॉलीवुड ने कभी काम छीना आपसे? ना तो किसी गैंग में हूँ, ना ही मैं पार्टीज में जाता हूँ, ना ही मैं फिल्म समारोह जाता हूँ। फिल्म समारोह में एक बार गया था मैं, मेरे ख्याल से ज़िंदगी में, मेरे ख्याल से गुलाल का अवार्ड लेने के लिए। तो वहाँ पर जो है ऐसा मेरा, मतलब अभी तक मैं मज़ा नहीं है, मतलब ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में मिक्स नहीं हो पाया मैं। आज 20 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में। क्यों पीयूष मिश्रा मिक्स नहीं हो पाते? क्योंकि अपना काम लगता है, वो अपना काम लगता है कि जब मैं बैंड के साथ ट्रैवल करता हूँ, जब मैं थिएटर करता हूँ, अपना प्ले चलाता हूँ, तब जब मैं अपनी पोट्री लिखता हूँ, तब लगता है कि हाँ मेरा काम है, अपना काम लगता है। सिनेमा लगता है कि जो आप गए और आपको चेक मिलेगा, चेक के लिए काम करता हूँ। और वहाँ वाकई इट इज, हर बंदे का ऑक्यूपेशन होता है कुछ ना कुछ, ऐसी मेरा वो ऑक्यूपेशन है। तो इट इज़ नॉट अ पैशन, इट इज़ नॉट ऑक्यूपेशन कि जो है इस चीज़ से मेरा किचन चलता है, किचन चलता है। और अब उस ऑक्यूपेशन में ख़ास बात यह है कि ऑक्यूपेशन से उसमें बोनस है कि भाई आपको प्रसिद्धि मिलेगी, पैसा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये सब होता है मेरे साथ में, होता है तो उसको कबूल करता हूँ, और बस बाकी यही है। पीयूष जी, आप बहुत मेहनत करी, मैं समझा इस बात को, मैं फील करता हूँ कि आपने बहुत मेहनत करी। ऐसा भी होता है, देखो एक्टिंग बड़ा डिफिकल्ट काम भी है, किसी को आसान लग सकता है, लेकिन सेट पे बहुत देर, कई टेक्स लगते हैं, बहुत डायलॉग, बहुत चेंजेस, एक्सप्रेशन, एक स्टोरी में जाना, विजुअलाइजेशन। ऐसा होता है कभी कि कोई आदमी आपको बड़ा इरिटेट कर गया हो, यार गुस्सा आ जाता है कि बीच में घुस के आ गया है, बाहर निकलने से? मैं बहुत काम रहता हूँ, और मुझे टेक्स देने बड़ा मज़ा आता है। 1 के 15 लो आप, जो है मैं फ्रेश बन रहता हूँ। कई एक्टर्स जो है नशीर झल्ला जाते हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो झल्ला जाते हैं कि और क्यों दें, और इसके आगे क्यों दें, क्या परफेक्ट नहीं था क्या? लेकिन मुझे मज़ा आता है, मुझे उससे जो एक्टिंग की प्रैक्टिस होती रहती है मेरी। बॉलीवुड को एक शब्द में डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? यार रंगीनियत है, बहुत रंगीन। बॉलीवुड में एक कमी जो आपको लगी, यार ये बहुत बड़ी कमी है? ग्रो नहीं कर रहा हमारा ग्रो। बीच में 80s और 90s बहुत ही डल फेज गया, पर्टिकुलरली मिस्टर बच्चन की वजह से। मिस्टर बच्चन ने जो फिल्में करी उसमें, वो 80s 90s में, वो बहुत ही ख़राब पिक्चरें थी। अगर वो चाहते तो संभाल लेते, बाद में संभल गए। बाद में उन्होंने अभी पीकू पिंक वगैरह बहुत बढ़िया पिक्चरें करी। केबीसी में भी आपके इट्स ए वेरी गुड परफॉर्मेंस है उनका। वो जो पूछते हैं तो इतनी आसानी से बोलना कि नमस्कार भाई साहब, अमिताभ बच्चन के स्टेचर का बंदा बोल रहा है, आसान काम नहीं होता वो। दैट इज़ ऑल्सो परफॉर्मेंस। लेकिन जो है वो एक 80s 90s का फेज था जब, जिसके लिए बॉलीवुड बोलना बड़ा गलत है एक्चुअली। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बोलनी चाहिए। बॉलीवुड क्यों बोले हम बॉलीवुड, यार वो इतना हॉलीवुड की नकल करके बोलेंगे, क्यों बोले बॉलीवुड? तो वो एक था, मतलब जब सिनेमा रुक गया था, 20 साल तक सिनेमा रुका रहा। उसके बाद सत्या आई, सत्या से जो है
1998 में सत्य आई थी, उससे जो है मतलब एकदम चेंज हो गया। उसके बाद अनुराग कश्यप आ गया। अनुराग कश्यप हिंदुस्तानी सिनेमा में एक फेज़ है जो जिसको मतलब दो फेज़ होंगे हिंदुस्तानी सिनेमा के, मॉडर्न इंडियन सिनेमा के, जिसको पोस्ट अनुराग कश्यप और प्री अनुराग कश्यप कहा जाएगा। अनुराग कश्यप ने आने के बाद में बहुत चेंज किए। पता नहीं कौन कौन से प्रोड्यूसर, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को ले आया वो, कि नई नई फिल्में प्रोड्यूस करी उसने नहीं, और उसके बच्चों ने भी, उसके प्रोडिजीज ने भी, तो वो उसने बहुत बहुत किए। शाहरुख खान और सलमान खान, इनमें आपको कौन ज़्यादा पसंद रहा है? शाहरुख ऑब्वियसली, शाहरुख। सलमान से कंपैरिजन नहीं, उसका तो मतलब अपने आप में वो शख्सियत है। व्हाट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड व्हाट सेंस ऑफ ह्यूमर, और बहुत खूबसूरत है शुरू से। ही इज ए बॉर्न स्टार एक्चुअली। और बाकी सबको स्टार को रखकर शाहरुख को देखें ना, तो शाहरुख इज ए बॉर्न स्टार। शाहरुख पैदा ही आपके मतलब बाप बनने के लिए हुआ था। शाहरुख बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़। और शाहरुख उसकी पिक्चर में जो है, मैं कभी भी उसकी की एक्टिंग को जज नहीं करता, मैं उसको देखता रहता हूँ। और जब उसने एक्टिंग नहीं की है ना, दिल से हो गई, स्वदेश हो गई, परदेश हो गई, कौन सी थी, चक दे इंडिया हो गई, जब एक्टिंग नहीं किया उसने तो गजब किया उसने। धर्मेंद्र, राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन, इन तीनों में कौन आपको ज़्यादा पसंद रहा है? पसंद तो सर धर्मेंद्र रहेंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग बहुत बड़े हैं, बहुत महान है, इतने अच्छे इंसान है वो। आज की तारीख में उनको देखकर तो आप पहचान सकते हो कि कपिल शर्मा के शो में कई बार आते हैं वो, बूढ़े से इतने बड़े बुजुर्ग, इतने। देखिए वहाँ पर जो है कुछ एक बंदों की मैं पैर छूता हूँ, एक्टर होंगे सब बड़े, लेकिन धर्म जी के, गुलजार जी के और सलीम साहब के मैंने पैर छुए नहीं, मिले नहीं आज तक। सलमान खान के पिताजी। आई वॉन्ट टू फ्लाई डाउन टू चेन्नई टू टच द फीट ऑफ रजनीकांत साहब। देयर वॉज एन एक्टर कॉल्ड पुनीत राजकुमार जी के बेटे थे, कन्नड़ थे मेरे ख्याल से। ये लोग एक्टिंग से बढ़ गए हैं, मतलब एक्टिंग से बढ़ गए, दे आर ह्यूमन बींग्स। इतना किया इन लोगों ने लोगों के लिए, पूरी जनरेशन्स के लिए, कि रजनीकांत साहब की तो मतलब आपकी भीड़ गुजरती है सामने से, पोस्टर लगा रहता है, वहाँ पर पैर चप्पल उतार के दंडवत करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं लोग, उस में ही हाल उनका। और दैट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द एक्टिंग स्किल्स। एक्टिंग स्किल बहुत बौनी पड़ जाती है एक जगह जाके। हम लोग सोचते हैं कि एक्टिंग से ही हम बहुत कमाल कर देंगे। नहीं यार, क्या ब्रांडो ही वॉज नॉट एन एक्टर, ही वॉज मोर एन एक्टिविस्ट। एक्टर था ही, लेकिन अगर 1960 में आपके वो ब्लैक मूवमेंट जुड़ता नहीं तो आपके ब्रांडो वॉज नॉट ब्रांडो। और ब्रांडो ने आपके मतलब गॉडफादर का अवार्ड उसने ठुकरा दिया था, ऑस्कर अवार्ड 73 में। तो ये जो है मतलब बनाते हैं लोगों को बड़ा फिगर, ये टॉल फिगर है। अगर आप श्रीमती सोनिया गांधी से मिले तो राहुल गांधी के लिए क्या सुझाव देंगे? अलग तरीके से बात करते हैं, अलग तरीके से सोच रखते हैं, गाने भी बिल्कुल अलग बनाते हैं। आपकी एक लेटेस्ट बुक आई, तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा। क्या किसी और की हिम्मत हुई आपसे कभी ये पूछने की कि आपकी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा? ये जो दावानल का मतलब होता है अग्नि जैसे विकार जो आपने महसूस किए अपने अंदर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये विकार आए कहाँ से, क्या हुआ ऐसा? क्या लगता है पिछले जन्म में पीयूष मिश्रा क्या थे? मोदी में आपको चाणक्य दिखते हैं, राहुल गांधी में क्या दिखते हैं? क्या दिखेगा यार उसमें, आपको दिखता है कुछ? प्रश्न तो आपसे, देखो विनम्रता से प्रश्न आपसे, बता दो क्या दिखता है? पता नहीं कि बच्चे दिखते हैं यार मुझे, उनके अंदर विलन नहीं दिखते, वो आपके कहीं से विलन नहीं दिखते। ऐसा बच्चा जो है जिसके हाथ में राजनीति पकड़ा दी गई, वो संस्कारी बंदे हैं, मतलब पिताजी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इतने बड़ी हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी से आते हैं, वो डेफिनेटली किसी न किसी काबिल होंगे। लेकिन आप अब मुझसे कहो कि आप खाना बनाओ, तो मैं 1 कप चाय तो बढ़िया बना सकता हूँ। खाना बनाओगे तो मैं उसकी वो कर दूंगा, जिसे कहते हैं खाने की। तो अब वो खाना मैं बना नहीं सकता ना, मैं काबिल नहीं हूँ। उन्होंने राजनीति का क्या कर दिया? तो राजनीति वो नहीं जानते बेचारे, वो नहीं जानते बेचारे, ना जो जानते हैं ना उनकी माँ जानती। तो आप क्या कहना, सुझाव क्या देंगे? पॉलिटिकल फैमिली है, आप सुझाव क्या देंगे? अरे छोड़ो, अब तो सुझाव, तुम पर तरस खाने की उम्र बीत चुकी, उन पर तरस खाने की उम्र बीत चुकी। अब उनको कुछ नहीं, अब तो फंस चुके 52 क्या मेरे ख्याल से 52-53 के हो गए हो, अब कहाँ जाएंगे बेचारे वो? तो बेचारे लगते हैं मुझे, और सर पर इतना बोझ डाल दिया गया। अब ये INDA क्या कहते हैं, इंडिया है ना, जो इंडिया बोलने में शर्म आती है मुझे, INDIA, ये जो है बना, इसका सर्वर बना दिया है उनको।
अब वो कितना बोझा है उनके सर पे बेचारे, कितना बोझा है उनके सर पे, कैसे सहन कर पाएंगे यार। और यहाँ पर ये बंदा है मोदी, ये इन एंड आउट जानता बंदा, पॉलिटिक्स में पैदा हुआ है, बचपन से पॉलिटिक्स खाई पी है, और बंदे ने काम भी किया, ऐसी बात नहीं है काम नहीं किया हो। मैं तो बोल 2014 से लेकर 2023 तक हिंदुस्तान में जो परिवर्तन हुए हैं वो चमत्कारिक हैं, बाकायदा हुए हैं और बाकायदा हुए हैं, और दंगे की चोट पे किए हैं इसने। अब बंदा एक चीज़ करता है तो 5 चीज़ें खराबी लगती हैं उसकी। एक बंदा जो मर्यादा पुरुषोत्तम हो नहीं सकता ना, तो कुछ चीज़ें खराब भी हो सकती हैं उसकी। वो खराब चीज़ों को लेकर आप जो इतना तिलमिला क्यों रहे हो यार। बंदे ने बहुत कुछ किया हिंदुस्तान के लिए, और बंदा ना आगे है ना पीछे, अपने लिए कुछ चाहता नहीं बंदा वो। और जहाँ तक कहते हैं अडानी और फटानी और ये, अब कौन प्राइम मिनिस्टर है जो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ के बिना पन पाया। इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ लेना बहुत ज़रूरी है, और होता ही है वो, हर पीएम शिप में होता है वो। तो मुझे नहीं लगता। अगर आप श्रीमती सोनिया गांधी से मिले तो राहुल गांधी के लिए क्या सुझाव देंगे? मैं सुझाव देने की नीयत ही नौबत ही नहीं आएगी, मैं उनसे मिलने के साथ ही भाग लूंगा वहाँ से। श्रीमती गांधी तो मतलब बिल्कुल मुझे तो पचती नहीं है, बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल पचती नहीं है। मतलब कहीं पचती नहीं है क्या अर्थ हुआ? हजम नहीं होती। मतलब आपके राजीव गांधी फिर भी हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर की बहू है। एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो इकलौता परिचय उनका वो है। तो इंडिया के इथोस बोल पाते नहीं बेचारी वो, है ना। उसमें जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर हैं वो, तो लीडर बनाने वालों को दोष देना चाहिए। कैसे बनाया यार? तो पीयूष मिश्रा पूरी कांग्रेस पार्टी को दोष देते हैं। अब देता हूँ यार, इनमें लीडर बनने बंद हो गए। इनमें आपका आखिरी लीडर थी श्रीमती गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, थोड़ी बहुत जो थी, है ना, क्योंकि वो उस वक्त जनता पार्टी बिल्कुल बहुत ही कबाड़ थी। मतलब आपके 1 साल के लिए सत्ता मिली थी इनको, बहुत कचूमर कर दिया था हिंदुस्तान का। लेकिन उसके बाद में जो है, उसके बाद में कोई लीडर नहीं आया। उसके बाद में ये लोग भ्रूणावस्था में थे, मतलब बिल्कुल इतने से फॉर्म में थे। बीजेपी 1980 में तब बनी थी, 80 में तो करते 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 ग्रो करते 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 लगातार, बीच में अटल जी आए चले गए, ये हुआ वो हुआ, इधर हुआ उधर हुआ, करते करते अब जब सुदृढ़ हो गई है बाकायदा। और इसने तो पीएम मोदी ने तो प्रूव कर दिया कि बॉस हम रह सकते हैं, देखो। और हम लगातार 2 टर्म रहे हैं, और मेरे ख्याल से अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 3रा टर्म भी होगा मेरे ख्याल से इनका। मैं चाह रहा हूँ कि हो, बाकायदा चाह रहा हूँ। आप अनकन्वेंशनल हैं, बहुत अनकन्वेंशनल हैं। कैसे? अलग तरीके से बात करते हैं, अलग तरीके से सोच रखते हैं, गाने भी बिल्कुल अलग बनाते हैं। आपकी एक लेटेस्ट बुक आई, तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा। तो आपके अंदर के जो राइटर ने आपसे पूछ लिया, पीयूष जी, क्या किसी और की हिम्मत हुई आपसे कभी ये पूछने की कि आपकी औकात क्या है पीयूष मिश्रा? नहीं, लोगों ने यार, पूरी जनरेशन ने जो है मुझे भगवान मानना शुरू कर दिया था एक्चुअली। बहुत पूजने लगे थे, मतलब दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट मी लाइक एनीथिंग। मतलब कि भगवान आ गया हमारे बीच में, जिसने हुस्न लिखा है, जिसने आरंभ प्रचंड लिखा है, जिसने रॉकस्टार की है, जिसने मकबूल की है, जिसने गुलाल की है, जिसने गैंग्स ऑफ वासेपुर की है। तो मैंने बताने की कोशिश करा था कि मैं एक्चुअली, मुझे जान तो लो पहले कि मैं क्या हूँ, उसके बाद रिस्पेक्ट करना। उसके बाद भी अगर रिस्पेक्ट करोगे तो मुझे एतराज़ नहीं होगा, लेकिन पहले जान तो लो मैं क्या करके आया हूँ अपनी ज़िंदगी में। भली बुरी हर तरह के कर्म करके आया था। तो मैंने उसमें सारा ब्यौरेवार जो है उसमें जो है दर्ज कर दिया मेरी किताब में। और अजीब व गरीब किस्म की ऑटोबायोग्राफी है वो। उसमें हर चीज़ मैंने एक तरह से जो है आई वॉमिटेड ऑन द पेपर, पूरी तरीके से उगल दिया। मैंने कहा इतनी स्पष्ट ज़िंदगी मेरी है, इसके बाद में अगर तुम इसके बाद भी अगर इज्जत करते हो तो मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन देख लो कि ये करके आया हूँ। क्यों आप ऐसे बंदे बन गए? ऐसे था, मतलब हर बंदे का ज़िंदगी, हर बंदे का जन्म जो है एक पर्टिकुलर उसमें होता है, एक पर्टिकुलर फ्रेज में होता है, एक प्लेन में होता है हर बंदे का ज़िंदगी। और मेरे ख्याल से ज़िंदगी का पर्पज़ ये है कि पूरी ज़िंदगी जो है उन विकारों को हटाते जाना, धीमे धीमे करके जो है स्पष्ट और बहुत क्लियर होते जाना, धीमे धीमे उन विकारों को हटाते जाना, और धीमे धीमे ईगोलेस होते जाना। ये जो है ज़िंदगी का पर्पज़ जो मुझे समझ में आया आज की तारीख में 60 की उम्र में, कि जो है आप ईगोलेस होते जाना, लगातार ईगो को डिफ्लेट करते जाना, यही ज़िंदगी है। क्या विकार हटा पाए आप? अरे सब बहुत हटा पाया। अभी भी कई एक सारे विकार हैं मेरे अंदर। पहले तो सबसे बड़ा अल्कोहलिज्म ही था भाई, शराब बहुत बड़ा विकार था। शराब जिस तरह की थी उस तरह से जो है अगर मैं काम नहीं करता होता तो मैं सोसाइटी द्वारा मार दिया गया होता अभी तक, क्योंकि ऐसे कर्म करके आया हूँ मैं शराब पीने के बाद में। और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का वाक़या, और मैं क्या बतलाऊँ उसके बारे में। वाक़या तो खैर बहुत सारे हुए, लेकिन जो है मतलब उसका परिणाम स्वरूप जो है मैं दिमाग बिगड़ने लगा था। अब छोड़ दिया मेंटली? अभी कभी भी पीता हूँ, लेकिन जो है मतलब वो जो दावानल जो है दानवी दौर था वो चला गया। नहीं, जो दावानल का मतलब होता है अग्नि, और अग्नि जैसे विकार जो आपने महसूस किए अपने अंदर,
मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये विकार आए कहाँ से, क्या हुआ ऐसा? प्रकृति से आते हैं मेरे ख्याल से, नेचर से आते हैं। और मेरे ख्याल से ये, मैं तो बहुत मानता हूँ इन बातों को, पूरा पुराना जन्म वगैरह, पूर्व जन्म वगैरह बहुत मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि जिस जन्म पर आप छूटे हैं उस जन्म के सारे विकार जो है आपके अंदर जो है जन्म में भी आते हैं। रीइंकार्नेशन। क्या लगता है पिछले जन्म में पीयूष मिश्रा क्या थे? पता नहीं क्या था यार, आर्टिस्ट तो था, क्योंकि आर्टिस्ट होने के गुण भी थे मुझ में, लेकिन सारे विकार भी जो थे, विकार बड़ा खतरनाक थे। तो इससे लड़ते लड़ते ज़िंदगी बीत गई। आज बड़ा सुख है कि जो है मतलब आज थोड़ी ईश्वर की कृपा है कि जो है मैं इतना सहज हो गया अपने आप के साथ में। आपने बताया सहज होते कि आप ईगो लेस होना आपने रियलाइज किया है, इसको थोड़ा मुझे समझाओ। लगा कि जो है हाँ मतलब आप कभी इतना काम करता था, मैं इतना काम करता था, कुछ कहने की नहीं, हड्डियाँ टूट जाया करती थी, लेकिन रात को नींद नहीं आया करती थी। तो मैं अपने आप से सवाल पूछता कि यार क्या प्रॉब्लम क्या है, शराब ही है कारण, शराब से तो और नहीं रहती है बल्कि। तो ये मालूम पड़ा कि जो है ईगो बहुत है मुझ में, इतना जंगली, इतना जाहिल किस्म का आदमी था कि एक इतना काम करने के बाद इतनी बड़ी बदतमीजी करना जो है मेरा धर्म बन गया था, कि बतलाना कि मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ। लड़ा चलती किसके घर में, आपकी या अब धर्मपत्नी तो की? मैं, अरे अब तो मतलब जो वो कहती है मैं करता हूँ उसको, और ऐसे क्लैशेस होते भी नहीं है कभी, क्योंकि मुझे घर से बाहर जाना है तो जाना है, मुझे घर में ध्यान लगाना है तो उसको उस वक्त मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मुझे लिखना है तो लिखना है, मुझे एक्टिंग करनी है तो उसे मालूम है कि मेरा अब बस चलेगा नहीं। और जहाँ पर घर पर है, किचन उसके हाथ में है, घर पूरा उसके हाथ में है, पैसे उसके हाथ में है, घर कैसे चलाते हैं, क्लैशेस होती नहीं है हमारे अंदर। पहले खाली मेरी चलती थी कि मेरा दिमाग ख़राब था। मैं ना क्या था यार, मैं बता नहीं पाता किसी को कि आई वॉज गेटिंग मेंटली डिरेल्ड, बायोलॉजिकली, न्यूरोलॉजिकली। अधिक शराब पीने से बायोलॉजिकली, मेडिकली मैं डिरेल हो गया था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया करता। मैं बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी में सिगरेट सुलगा लिया करता था, मैं लड़कियों के सामने नॉनवेज सुना दिया करता था जोक्स, मैं सरदार से सिगरेट मांग लिया करता था। ऐसी स्थिति हो गई थी मेरी कि कुछ है नहीं कहने। तो बिल्कुल जो है मतलब गई बीती हालत से वापस आया हूँ। 2004 में अगर कोई देख लेता मुझे तो बिल्कुल गई बीती हालत। घर बैठता, किसी के घर बैठता तो बैठे जाता, उसके घर मेहमान आ रहा है, मैं बैठा हूँ बेवकूफ़ सा, सेंस चले गए थे, रिएक्शन चला गया था। तो बिल्कुल गई बीती हालत से मैं वापस आया हूँ। तो इसलिए जो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। और बच्चे जो है मेरे दोनों, क्योंकि अपने समझदारी से हमने भी चाहा था कि वो एक्टर बने, दोनों एक्टर थे भी बचपन में, परफॉर्मेंस था उनके रगों में, लेकिन बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि हम बाबा इसमें डोंट वांट टू मेक इट अ प्रोफेशन। बड़ा वाला स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ रहा है यूके में, और छोटा वाला जो है यहाँ शिव नाडर यूनिवर्सिटी में 18 साल का है वो। उसने कहा कि मेरे को बाबा फिज़िक्स में बड़ा मज़ा आता है। तो हम तो जो उल्टे हो जाया करते थे फिज़िक्स में। तो प्रिया जो है मतलब दीदी जो है मेरी, जो वो ज़रूर आपके मतलब मैथमेटिक्स और इसमें महारत थी, वो महारथी थी, वो आर्किटेक्ट है वो, तो वो उसमें गया, फिज़िक्स परस्यू कर रहा है। तो ऐसे करके जो है बाकी मेरा इन लोगों से बड़ा, साले जितने स्टार्स हैं ना, इन लोगों से बड़ी शिकायत है। मतलब ये बचपन में बच्चे को जो है चस्का लगा देते हैं कि तुम्हें स्टार बनना है। ओ तुम्हारे बाप तो स्टार थे नहीं, है ना, तुम स्टार बन गए, ऐसे तुम्हारे बेटे भी स्टार बने, किसने कहा ये? मेरे ख़ानदान में कोई एक्टर नहीं था, मेरे ख़ानदान में कोई आर्टिस्ट था ही नहीं। अगर तीसरी चौथी पीढ़ी के ऊपर करो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी इतना गलाजत है। मतलब बच्चे का परवाह नहीं करते। देख तो लो, 30 साल बाद मालूम पड़ता है कि वो एक्टर नहीं है, वो संभाल नहीं पा रहा अपने आप को, तब उसकी ज़िंदगी व्यर्थ हो जाती है। पीयूष मिश्रा को वास्तव में समझना मुश्किल है। पूरा आज एक वीडियो निकला तो तब जाके कुछ इनके व्यक्तित्व को समझ में या समझने का हमने प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। उन्हें 8वीं क्लास में आर्ट का हाथ थामा था और तब से आर्ट ने इनका साथ नहीं छोड़ा है। पीयूष जी, ऐसे ही अपने क्राफ्ट से लोगों को हंसाते रहिए, रुलाते रहिए, एंटरटेन करते रहिए। इस मंच पे आने के लिए, घर में बढ़ाने के लिए है एक्चुअली आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पीयूष जी के फ़ैन हैं, सिनेमा फिल्म राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं, क्रिएटिव माइंड को समझना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत वैल्यूबल रहा होगा। बताइए लोगों को, बस थोड़ा सा इंतजार, आ गया एक और बड़ा बुधवार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष जी आपका विशेष धन्यवाद। धन्यवाद साहब, थैंक यू वेरी मच।